Hello viewers, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोगों ने अपने जो नेक्स्ट सेशन जो हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़े थे उसमें हमने सॉल्यूशन टॉपिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक फिनिश कर लिया था। तो आज के सेशन से हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें मेनली हमारा फोकस रहेगा रिएक्शन के रेट पे और वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। मतलब आज की क्लास में हम इन दो टॉपिक को कवर करने की अपनी एफर्ट करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ नोट्स बनाने के लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो जो हमारी नई यूनिट है उसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। अब अभी देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं इसे। पहले इसमें देख लो क्या क्या कंटेंट रहने वाले हैं। ये रब नहीं करा मैंने, देखो देखो यहाँ पे क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें सबसे पहले जानना है कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, फिर किन किन फैक्टर्स पे वो इफेक्ट करता है, देन ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है रिएक्शन की। उसके बाद अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन आएंगी तो उनके लिए एक फॉर्मूला होगा जिसे हम रेट लॉ बोलेंगे, तो उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो कैसे निकालेंगे। फिर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन 50% किस टाइम पे कंप्लीट हो रही है। उसके बाद सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो का मतलब फॉल्स है ना, देखने में लगेगा फर्स्ट ऑर्डर है, होंगी नहीं। उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ेगा। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। तो ये हमारे क्या है, कुछ कंटेंट हैं केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के। और इसमें जो हमारा वेटेज रहने वाला है वो वेटेज क्या रहेगा, वो वेटेज रहेगा इस बार 7 मार्क्स का, यानी कि ये टॉपिक आपका 7 मार्क्स का है। पिछला वाला इलेक्ट्रो था 9 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड्स में, है ना। तो अच्छा खासा वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो हमारा फोकस इन्हीं पे रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले टॉपिक से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। देखो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले पता तो हो कि केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है ना। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस चीज को कौन सा हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री गवर्न करती है। मतलब अगर मुझे बताना है कि ये रिएक्शन हो जाएगी या ये रिएक्शन नहीं होगी, तो इसको कौन डिसाइड करता है। इसको डिसाइड करने वाली ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स। अगर थर्मोडायनेमिक्स में एक पैरामीटर हम पढ़ते हैं क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। देन फिर दूसरी चीज रिएक्शन के बारे में कि इसका एक्सटेंट क्या रहेगा, मतलब कितने हो, किस डायरेक्शन में होगी, रिएक्टेंट की तरफ इसका डोमिनेंस रहेगा या प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। तो उस एक्सटेंट को कौन बताता है, उस एक्सटेंट को बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मो और केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग 11वीं में पढ़ के आते हैं। यानी कि अभी तक हमें इतना पता होता है कि रिएक्शन कब होगी और किस डायरेक्शन में होगी। अब बात आती है कब खत्म होगी रिएक्शन। इसकी स्पीड भी तो मेजर करनी है थोड़ी। हमने आज रिएक्शन स्टार्ट की लैब में, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा 1 साल तक, तो पता होना चाहिए ना कि कब प्रोडक्ट बनेगा, है ना, कितनी देर बाद बनेगा। दैट इज कि रिएक्शन का रेट क्या होगा और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स वही ब्रांच है केमिस्ट्री की जो बताती है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगा वो। देन उसके बाद रिएक्शंस का रास्ता, मैकेनिज्म, है ना, किस रास्ते से होते हुए वो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक, तो हमने अभी क्या बात करी, हमने बात करी आपके सामने क्या, हमने बोला कि सर अगर आपको क्या बताना है, अगर आपको फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना है, तो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन बताता है, फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हमारे को थर्मोडायनेमिक्स बताती है। थर्मोडायनेमिक्स में से भी कौन सी चीज बताती है, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज अगर नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, यानी कि खुद ब खुद हो जाती है। अब अगर मुझे बताना है कि ये रिएक्शन किधर को हो रही है, मतलब क्या इसका एक्सटेंट रहने वाला है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन बात करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में इक्विलिब्रियम बात करता है ना। तो हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी देखना आना चाहिए। इसको कौन बताएगा, इसको बताएगा इक्विलिब्रियम, है ना। अब अगर हमें स्पीड बतानी है कि
कितनी देर बाद ये रिएक्शन खत्म होगी। तो स्पीड कह लो या रेट कह लो, तो इस स्पीड को कौन बताता है? इस स्पीड को बताता है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमें आज मतलब हमारा नया यूनिट है, तो हमारा फोकस अब रिएक्शन की स्पीड पे रहेगा, किन किन फैक्टर से वो इफेक्ट होगी उस पे रहेगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में कौन सा रास्ता फॉलो हुआ है उस पे रहेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स वही ब्रांच है जो इन तीनों चीजों के साथ डील करती है। तो हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना होगा। चलो, इसको आज मैं हटाना क्यों भूल जा रहा हूँ। देखो, बहुत दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, इलेक्ट्रो के बना के रख दिए थे और अपलोड धीरे धीरे कर रहे थे। तो अब देखो हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का और केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का, वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब किसी भी चीज का अगर तुम्हें रेट बताना है ना, कोई भी चीज है एक्स वाई जेड, तो कैसे बताते हो? वो वाला रेट नहीं कि भाई कितने रुपए का है। रेट मतलब स्पीड के बारे में, स्पीड के चेंज के बारे में। तो ऐसी तो बताते हो कि पहले ये चीज यहाँ रखी थी, बाद में वहां पहुंच गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज आया वो, और अपॉन में क्या रख देते हो? टाइम। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज का चेंज बताना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज बताना है, तो उस चीज में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्शन के टर्म्स में आए तो रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होता है? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो यही लिख रखा है, देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब रिएक्शन भी अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही क्या है, वैसे ही हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो एक बार देखते हैं जरा कौन कौन सी रिएक्शन है हमारे पास। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन सी टाइप की रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन। जब आप आयनिक रिएक्शंस को देखोगे तो आप अपनी क्या बोलते हैं इसको, आइज को ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे, है ना। पलक झपकते ही मिली सेकेंड्स में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। देखो, आपने क्या रिएक्शन करवाई? आपने रिएक्शन किस चीज की करवाई? सिल्वर क्लोराइड की करवाई। किसके साथ? सिल्वर क्लोराइड की मत करवाओ, आप रिएक्शन करवाओ सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? देखो, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन मैं करा रहा हूं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, कोई अंदाजा है? सिंपल आयनिक रिएक्शन है यार। इसको आइंस में ब्रेक करो, Na प्लस Cl माइनस, इसको आइंस में ब्रेक करो, Ag प्लस NO3 माइनस। तो क्या होगा? अपोजिटली चार्ज आइंस कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि Na प्लस किसके संग कंबाइन कर जाएगा? NO3 माइनस के संग। और Ag किसके संग कंबाइन कर जाएगा? Cl के संग, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके सामने? AgCl और साथ में सोडियम का नाइट्रेट। ये AgCl जो होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो आपको नीचे दिख जाएगा अपने रिएक्शन वेजल में। लेकिन ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट है, जैसे ही आप ऐड करोगे एक भी ड्रॉप जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, वो क्या है? वो 10 की पावर माइनस सेकेंड अप्रोक्स सेकेंड के आसपास है, यानी कि बहुत कम, मिली सेकेंड से भी कम हो गया है, 6 बना हुआ है। तो अगर इतनी जल्दी कोई रिएक्शन हो रही है तो क्या आप चेंज बता पाओगे कि पहले आपका रिएक्टेंट इतना था बाद में इतना बचा? पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो ये क्या है? ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन का क्या रेट पढ़ना पॉसिबल है? नहीं। हमें तो रेट तभी बता पाएंगे ना जब हम चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ भाई चेंज कहाँ से होगा, है ना। तो ये बात है। कुछ आपके पास और रिएक्शन का मैं एग्जांपल लूं तो क्या, देखो, एक और रिएक्शन है क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन की। अब आप जब देखते हो कोई भी लोहे की चीज या आयरन की चीज आपके घर में रखी है, वो तुरंत थोड़ी ना रस्ट करना शुरू कर देती है, तुरंत उसमें जंग थोड़ी लगती है। थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर भी क्या, 1-2 साल। जैसे आपकी साइकिल है, अब तो खैर बड़े हो गए हो, चलाते ही होगे, हमने तो चलाई है 11-12 तक। तो साइकिल क्या होता है कि जब हम चलाना छोड़ देते हैं तो उसको ऐसे ही रख देते हैं कबाड़ में। अब होता क्या है,
वो मॉइस्चर और एयर के मतलब एयर में जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है उसके संग कंबाइन करके क्या बनाने लगती है, इलेक्ट्रो में पढ़ाया है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, यानी कि उसी को हम रस्ट बोलते हैं। तो वो आयरन क्या करने लगता है, कोरोड होना शुरू हो जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत एक लंबा गैप लगता है, थोड़ी आज साइकिल चलाना छोड़ी कल जंग लग गई, ऐसा थोड़ी 1 साल 2 साल इतना टाइम लगता है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वेरी स्लो प्रोसेस है या वेरी स्लो रिएक्शन है। इसमें क्या लगता है आपको, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें या तो बहुत जल्दी रिएक्शन खत्म हो जाए या बहुत देर में हो, तो इन टाइप की रिएक्शंस का आप चेंज ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो लैब में बैठ के, है ना। ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये बहुत जल्दी इंस्टेंट में हो जा रहा है। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं कि सर इस टाइप की रिएक्शंस के लिए रेट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, देखो कि फॉर these type of reactions rate कैन नॉट बी स्टडीड, है ना। इन टाइप की रिएक्शंस के लिए हम रेट की स्टडी नहीं कर सकते। तो सर केमिकल काइनेटिक्स तो वही ब्रांच है जो रेट को स्टडी करती है। तो बताइए किस टाइप की रिएक्शंस का रेट स्टडी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो बताते हैं, उसी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अगर कुछ नोट करना है तो, ठीक। फिर हम बताते हैं आगे कि कौन सी रिएक्शंस हम पढ़ सकते हैं। चलो देखो, तो हम क्या बोल रहे थे कि बताना है हमें कौन सी रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं। देखो, एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी हैवर्स प्रोसेस नाम से, जिसमें अमोनिया बनता है। देखो, तो इस यहाँ पे नेचर क्या रहता है, यहाँ पे नेचर जो रहता है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स वाली रिएक्शन होगी। देखो, जैसे कि अमोनिया बनाते समय आपको नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है और क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन गैस, जिससे कि आपका क्या फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनिया गैस का। हो रहा है, देखो बैलेंसिंग कर लेना, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस रिएक्शन का जो टाइम पीरियड है वो मॉडरेट है, मतलब इसको आप लैब में स्टडी कर सकते हो, लैब में स्टडी कर सकते हो तो रेट इसका प्रेडिक्ट कर दोगे, है ना। तो क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन है ये मॉडरेट टाइम लेती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इसको ना, बहुत कम टाइम चाहिए। तो इट टेक्स मॉडरेट टाइम फॉर कंप्लीशन। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत मीडियम एक टाइम चाहिए होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या हो सकती है, इन रिएक्शंस की स्टडी हम कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी स्टडीड, कैसे, स्टडीड यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रखोगे, रखनी पड़ेगी भाई, है ना। बेसिक बताया है, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपनी रिएक्शन की तरह अपनी भी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो फिर इसको नोट करो। तो हमने क्या देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है। अब किस रिएक्शन का रेट हम बता पा रहे हैं, जिसका टाइम कुछ मॉडरेट है, यानी कि तुरंत हो गई, आपने रिएक्टेंट ऐड किए, आइज भी ब्लिंक नहीं कर पाए, रिएक्शन खत्म हो गई। तो हम ऐसी रिएक्शन का रेट नहीं स्टडी कर पाएंगे, और ऐसी रिएक्शंस का रेट भी स्टडी नहीं कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो हम कौन सी रिएक्शंस का रेट स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे कि यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में था, नोट कर लो, रब करते हैं इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो ठीक है, अब एक एवरेज मतलब हर हर बार तो हम रेट ऐसे नहीं देख सकते ना, हर मिनट में। तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन भाई 10 मिनट तक चला दो, मतलब 10 मिनट तक आप रिएक्टेंट डाल के छोड़ दो, उसके बाद बताना क्या हाल है रिएक्शन मिक्सचर का, है ना। हर 1 मिनट पे देखना इतना वो नहीं है फीजेबल, है ना। तो हम गैप डिसाइड कर लेते हैं, लैब में तुम करोगे आगे हायर क्लासेस में बीएससी एमएससी में एक्सपेरिमेंट, तो 5 मिनट का टाइम गैप, 10 मिनट का टाइम गैप, इसके बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मेजर कब होता है, जब टाइम का मतलब जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा हो, है ना, फॉर अ लॉन्ग चेंज इन टाइम।
जब आपने इनिशियली देखा, अभी मान लो 0 सेकंड पे आपने देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो 10 मिनट बाद, है ना, तो 10 मिनट का टाइम गैप बड़ा गैप है, आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से ले सकते हो। तो उसी टाइम में जो रेट मेजर करते हैं हम, वो क्या होता है, वो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब सर इसको देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो भी तो हमें आना चाहिए। तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एवरेज रेट की, तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखो एवरेज रेट का क्या फॉर्मूला हो सकता है, मुझे बताओ। अगर तुम स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लोगे, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट क्या होंगे, कम होते जाएंगे, है ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब तुम्हें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद वाला अमाउंट कम है, पहले वाला ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव का आएगा। लेकिन जो एवरेज रेट होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, ऑलरेडी एक चीज नेगेटिव आ रही है, तो उसको एक नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऊपर क्या रखोगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और चेंज कैसे हम मेजर करते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। तो जब बाद वाला अमाउंट कम है, तो माइनस करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, अपॉन टाइम टेकन, है ना, उस चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये चीज नेगेटिव आने वाली है, मुझे पता है। तो ये चीज अगर नेगेटिव आने वाली है और मुझे पता है कि एवरेज रेट भी पॉजिटिव रहता है, तो मैं बाहर से एक नेगेटिव साइन लगा लूंगा। ये तो था रिएक्टेंट के केस में। अब प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनिशियली जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो रिएक्टेंट के साथ करते हो, प्रोडक्ट का अमाउंट तो बिल्कुल जीरो होता है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और आप अगर चेंज निकालोगे बाद वाला माइनस पहले वाला करके, तो बाद वाला अमाउंट क्या होगा, बाद वाला अमाउंट ज्यादा होगा, तो यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो एक फॉर्मूला और क्या हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन में तो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसके, प्रोडक्ट, और कितना टाइम लगा, उससे हम क्या कर देते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले देख लो कि रिएक्टेंट के लिए बाहर माइनस साइन रहेगा, प्रोडक्ट के लिए कोई माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि उसका अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये क्या था, एवरेज रेट का फॉर्मूला था। अब इसी को हम किसी रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको लिख लो पहले। चलो अगर इसको मुझे किसी रिएक्शन पे अप्लाई करना है, देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार से, कोई भी एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे देखो ए प्लस बी गिव्स क्या, गिव्स सी कर लेते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिख के बताओ, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कैसे आएगा, देखो अगर मुझे यहाँ पे एवरेज रेट निकालना है तो कैसे आएगा, देखो एवरेज रेट को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एवरेज रेट। तो आप कैसे कैसे बता सकते हो, देखो ए को आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में से किसी एक चीज के पे फोकस करके आप रेट बता सकते हो, क्योंकि रेट सिंपली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चाहे आप ए की कंसंट्रेशन का चेंज ऑब्जर्व कर लो, चाहे बी की और चाहे सी की। तो अगर मैं ए को पिक करता हूं तो ए क्या है, रिएक्टेंट है। देखो कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं मोलैरिटी को, और जो बड़ा चेंज होता है मतलब, तो उसको हम डेल्टा, उससे डेल्टा वाले ट्राइंगल से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा किस चीज में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और अपॉन में आपको टाइम कितना लगा होगा, है ना। और ये क्या है, रिएक्टेंट है तो कम हो रहा होगा, इसीलिए माइनस। ऐसे ही अगर मैं बी के लिए बात करूं, तो बी के लिए कैसे लिख दिया जाएगा कि बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोल लो या चेंज इन टाइम बोल लो, है ना, ये बात हो जाएगी। और अगर सी को फोकस करोगे तो सी क्या है, प्रोडक्ट, ये बन रहा होगा, तो इसके बाहर माइनस साइन नहीं आएगा। टाइम लिख रहा हूं लेकिन टाइम का भी चेंज होगा ना, क्योंकि आप चेंज देख रहे हो तो एक टाइम के पे देखोगे, फिर कुछ देर बाद देखोगे, तो टाइम का भी आपको डिफरेंस लेना है ना। तो मैं डेल्टा टाइम ही कर देता हूँ, मतलब टाइम में कितना चेंज आ रहा है, ठीक। तो ऐसे आप क्या मेजर करते हो, ऐसे आप किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट मेजर कर सकते हो। अब
यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी कि पहले 5 मोलर था, बाद में 4 मोलर हो गया, तो 4 माइनस 5 करोगे 1, 10 मिनट लगे तो 1/10, तो ऐसे करके आपका एवरेज रेट आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि एवरेज रेट जो होता है वो लंबे गैप के लिए हम यूजुअली देखते हैं, फॉर अ लॉन्ग चेंज इन टाइम। तो ये समझ आया, ये नॉर्मल था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे अभी इनका जो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो 1 1 था, कोई चेंज नहीं था, मतलब कोई स्टाइचियोमेट्रिक और कोई नंबर नहीं था। अगर यहाँ पे स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाता तब कैसे लिखते, तो वो देखो, क्योंकि अभी तो क्या है, एक ही मोल सब्सटेंस है तो ऐसे लिख दिया, है ना, और मोलैरिटी यूजुअली यही डिफाइन होती है कि कितना मोल है। तो अब हम देखते हैं कि अगर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज होगा तब क्या करेंगे। ठीक, उसके लिए मैं आपको लिखना बताता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फिर मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू से करा दूंगा। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे लिखिए कोई रिएक्शन, देखो यहाँ पे 2A + 3B, ठीक है, गिव्स 4C। जनरल रिएक्शन है, कोई मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। तो अब इसमें आप कैसे लिखोगे, देखो रेट, एवरेज रेट कैसे लिखोगे, तो एवरेज रेट आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। अगर ए के टर्म्स में लिखना है तो देखो ए का कितना अमाउंट कम हो रहा है, तो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन पता है लगाना है, डेल्टा मतलब चेंज और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, और टाइम में कितना चेंज आया वो। लेकिन यहाँ पे इतना ही सफिशियंट नहीं है, क्योंकि एक ही कितने हैं, 2 मोल, हम बात जनरली 1 मोल को लेके करेंगे, तो जो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यानी कि इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन ये होगा कि आप यहाँ पे इससे डिवाइड कर दोगे, आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये एक्सप्रेशन सही है। अब ऐसे ही मुझे बी के लिए लिख के बताओ, तो बी के साथ क्या है, कोफिशिएंट 3 है, तो आप पहले 1/3 से तो डिवाइड कर लेना और माइनस साइन लगा लेना, फिर डेल्टा और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स में बी की कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम में चेंज। ये तो मैंने रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल दिया। अब क्या एक ही रिएक्शन का अलग अलग रेट हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल टू करके लिख रहा हूं, मतलब चाहे आप ए को फोकस करके निकालो चाहे बी को फोकस करके, रेट सेम आएगा। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट को फोकस कर लेते हो तो भी रेट सेम आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, मतलब स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 4, तो आप 1/4 लिख दोगे, माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ध्यान क्या रखना है, अगर रिएक्शन में स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, और रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो पहले माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, और सब आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। अब पर्टिकुलर वो पूछ ले कि ए जो है वो रिएक्टेंट है आपका, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इसके खत्म होने का क्या रेट है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, या फिर सी क्या होगा, सी डिसअपियर थोड़ी होगा, सी तो प्रोडक्ट है, सी बन रहा होगा, तो सी के लिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, है ना। तो मैं पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, खत्म हो रहा है, उसका भी रेट पूछा जाता है, तो उसको कैसे हम बताते हैं, देखो उसके लिए हमें क्या लिखना है, उसके लिए हमें लिखना है रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, कोई और वर्ड भी यूज हो सकता है क्वेश्चन में, बस वो खत्म होने को बता रहा है, तो क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब है कि ए का अमाउंट कितना खत्म हो रहा है, तो सिंपली ए की कंसंट्रेशन में जितना चेंज आएगा वही उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा। यहाँ पे स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, ठीक है, और डेल्टा तो आएगा ही आएगा, डेल्टा टाइम, है ना, वो माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितना चेंज आ रहा है, माइनस लगा दो नहीं लगाना चाहो बात एक ही, रेट को पॉजिटिव रखना है, ठीक। और अगर मैं सेम चीज बोलूं आपको किसके लिए, सेम चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ मुझे, तब क्या बताओगे, देखो तब हम सर ये बता देंगे कि स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो कोई लेना देना है नहीं, तो बी की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो आपने यहाँ पे क्या फोकस किया, हमने यहाँ पे ये फोकस किया कि अगर
रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस की बात चल रही है तो स्टाइचियोमेट्री का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, है ना। स्टाइचियोमेट्री हैज नो रोल इन गिविंग, क्या क्या देने के लिए, इन गिविंग रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस, है ना। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं तो स्टाइचियोमेट्री का वहां पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे एक आध, ठीक। चलो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखना है वो भी बता दूं, देखो सिंपल ही है, उसमें कोई बहुत वो थोड़ी है। देखो हमें अब क्या लिखना है, डिसअपियरेंस के साथ कहीं पे वो अपीयरेंस पूछ लेगा तो अपीयरेंस किसका होगा, अपीयरेंस जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का ही होगा। तो प्रोडक्ट के लिए आप कैसे लिख दोगे, प्रोडक्ट के लिए आप ऐसे लिख दोगे कि सर यहाँ पे क्या, देखो डेल्टा प्रोडक्ट क्या है सी, स्टाइचियोमेट्री का तो कोई रोल है नहीं तो डेल्टा, ना, तो ये ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ आप, ठीक। क्वेश्चन लाया हूँ मैं, चलो 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 चलें, क्वेश्चन लिखूं, वैसे मैंने लगाया भी होगा क्वेश्चन, पहले वो देख लेता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। चलो चलो अब तो फॉर्म में आ गए हो ना, क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, बताओ क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर अ रिएक्शन, ये देखो अब ये परेशान कर, देखो क्या लिखा है, इन अ रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पे रेट क्या आएगा रिएक्शन का, देखो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ए हमारा रिएक्टेंट है, ठीक। ए की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, ए की कंसंट्रेशन पहले थी 0.5 मोल पर लीटर, है ना, और बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई आपके पास डिक्रीजेस फ्रॉम टू 0.4, यानी कि 0.1 का क्या आ गया आपके पास चेंज, मतलब आ गया चेंज आ गया 0.1 का, ठीक। कितनी देर में आया, 10 मिनट में। तो हम रेट कैसे लिखते थे, देखो रेट हम ऐसी तो लिखते थे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज आया है, लेकिन यहाँ पे 2A है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको चेंज लिखना पड़ेगा, और टाइम का चेंज उसने बता ही दिया कितना है 10 मिनट्स, तो आप वो वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा -1/2। और कंसंट्रेशन में देखो कहाँ से कहाँ चेंज आ रहा है, बाद वाली क्या है 0.4, पहले वाली क्या है 0.5, और डिवाइड टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। तो अगर मिनट्स, अब यूनिट का भी खेल है, देखो यहाँ से यूनिट भी डिसाइड होगी, ठीक, तो ध्यान रखेंगे, पहले यूनिट भी निकालना आपको बता देते हैं। देखो यूनिट क्या आती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे यूनिट लिखनी है, क्योंकि भाई वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है। तो रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट को हम डिफाइन करते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज है तो उसकी यूनिट भी काई की रहेगी, कंसंट्रेशन की रहेगी, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। और टाइम अगर मतलब स्टैंडर्ड लेके चलोगे तो सेकंड्स में होता है, तो क्या आ गया रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये यूनिट होती है। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, आगे देखो -1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 0.1, ये क्या है मोल पर लीटर है, और नीचे क्या है 10 मिनट। तो अगर आपको इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, मिनट्स में आएगा बस वो, ठीक। तो यहाँ से क्या रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.1 अपॉन में 20 हो जाएगा, और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स और साथ में मिनट इनवर्स। और अगर इसे और आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनल आंसर, देखो ये 0.1 है, 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.05, और नीचे एक 10 है तो क्या आ जाएगा 0.05। ये ऐसे करके देख लो, देखो 0.1 था,
ठीक, तो इससे तो हो नहीं रहा है, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, उससे भी नहीं हुआ, फिर एक और जीरो बढ़ाया, ठीक, उससे भी नहीं हुआ, फिर एक और जीरो बढ़ाया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो एक बार, फिर से करूं कैलकुलेशन, देखो क्या बोल रहे हैं हम, हमें करना है 20 इससे, तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, तो क्या है 200 को हमें 1 से करना है, पॉइंट लगाओ नहीं हो रहा है, जीरो बढ़ाओ नहीं हो रहा है, फिर एक जीरो लगाओ तब हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने, 0.005 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, और अगर कोई सेकंड इनवर्स में पूछेगा तो फिर हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर निकालना आया, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ गया, बताओ। ठीक है, तो ऐसे निकलता है, ये एनसीईआरटी का आपका एक इंटेक्स क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे जो टॉपिक से रेलिवेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखते हैं क्या और कुछ क्वेश्चन है। अब बात हो रही है आपकी किसकी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट से पहले अगर आपको क्वेश्चन कराएं हम, ठीक है, एवरेज रेट पे क्वेश्चन कराते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस रेट पे आगे बढ़ेंगे। देखो एवरेज रेट पे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है उसको सुन लो। देखो एवरेज रेट के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, आपके सामने यही हैबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन लिखी है ना, और हमसे यहाँ पे पूछा क्या क्या है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें बोला गया है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ N2, है ना, N2 गैस के क्या 2 मोल्स डिसअपियर होते हैं, कब डिसअपियर हो रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट, है ना, 1 मिनट में 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने उस क्वेश्चन में देख ही लिया, और साथ में क्या निकालना है, और साथ में आपको निकालना है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, कौन डिसअपियर होगा H2, है ना, और अपीयर कौन होगा, जो प्रोडक्ट है आपका, तो और क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो आपका ये है क्या NH3, है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जरा दिमाग लगाओ तो कैसे होगा, कोई आइडिया कैसे इसको कर सकते हैं, यही है, इतना ही डाटा दिया है और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसी को करेंगे हम। चलो देखो आगे क्वेश्चन दिख रहा है ना इस कलर का, हाँ दिख रहा है। देखो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, 2 मोल N2 डिसअपियर हो रहा है 1 मिनट में, तो तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखना सिखाया था ना। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर मुझे लिखना है, यहाँ तो मेरे को लिखा हुआ भी डिसअपियर हो जा रहा है क्योंकि ऊपर लाइट पड़ रही है। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका लिखना है, N2 का, तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे साइन उन का कोई चक्कर मत करो, यहाँ पे सिंपली जो मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब साइन से मतलब नहीं है कुछ, है ना, तो जो चेंज आया है N2 की गैस की कंसंट्रेशन में और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में वो हुआ है, वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 हो जाता है। और कितना दिया है ये देखो, 2 मोल डिसअपियर हो रहा है 1 मिनट में। ठीक, तो 2 मोल डिसअपियर हो रहा है, तो मोल क्या कंसंट्रेशन है, नहीं है, कंसंट्रेशन कैसे होता है, मोल पर वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं तब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कि रिएक्शन वॉल्यूम, है ना, जहां पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन वॉल्यूम इज 1 लीटर। अब आप यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अब आप बोल दोगे कि हाँ सर 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम है हमारे पास, तो कैसे होगा, देखो 2 मोल, यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला, मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स का कितना चेंज आया, 2 मोल्स का, वॉल्यूम कितना है 1, तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंसंट्रेशन भी 2 ही हो जाएगी। 2 क्या, 2
मोल पर लीटर, और कितनी देर में हो रहा है ये सब काम, 1 मिनट में। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मोल पर लीटर और 1 मिनट। तो ये क्या आ गया, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो एक तो आप N2 के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक, N2 बैलेंस कोई कोफिशिएंट नहीं है तो माइनस इसकी कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप किसके साथ लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो H2 के साथ, लेकिन यहाँ पे स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और किसके टर्म्स में लिख सकते हो, इधर दिखेगा ना, हाँ, और हम लिख सकते हैं NH3 के टर्म्स में। ये बन रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में टाइम आ जाएगा। चलो सब दिख रहा है सही से। तो ये हमें यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो हमारे को कौन सी चीज नोन है, हमारे को ये वाली चीज नोन है, ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो क्या आप रेट निकाल पाओगे, आराम से निकल जाएगा सर, है ना। ये माइनस है, माइनस ही आ रहा होगा, तो यहाँ से रेट कैसे आ जाएगा, देखो हमें सर इस चीज की वैल्यू पता है, कितनी है, -2 मोल पर लीटर अपॉन में 1 मिनट। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस कैंसिल, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। किसी से भी निकालो रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम आएगा। तो हमने किससे निकाला, हमने इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करके निकाला, क्योंकि इसी का डाटा दे रखा था हमको। तो बताओ पहला पार्ट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें दूसरा क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो तुम इसको नोट करो और मुझे बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कैसे निकलेगा, ठीक है, ये बताना है मुझे। चलो अगर इसको सेकंड में बोलेगा तो सेकंड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें आगे बढ़े, देखो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो मैं इधर वाला रब कर देता हूँ। रेट रिएक्शन का रेट क्या आ गया, 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये ध्यान रखना, ठीक। इसको रब कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है। तो एक बार जो आपने रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखा था वो याद करो जरा। रेट आपने ऐसी तो लिखा था, कैसे, देखो रेट आपने लिखा था इसके टर्म्स में क्या, माइनस N2 की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में क्या, टाइम में कितना चेंज आया, ठीक है। फिर हमने लिखा था हाइड्रोजन गैस है तो आपका इसके साथ H2 और टाइम में कितना चेंज, और साथ ही साथ क्या लिखा था, ये है 1/2 ना, प्लस का रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है बन रहा होगा, NH3 की कंसंट्रेशन में चेंज और डिवाइड बाय टाइम, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको रेट के इक्वल था ये सब। तो अगर आपको रेट पता है, आप इतना एक्सप्रेशन ये ना उठा के आप कौन सा एक्सप्रेशन उठा लो, हमें ये निकालना है, ये वाला उठा लो, ठीक है। तो रेट के इक्वल तो ये वाली बात भी है, रेट के इक्वल तो ये वाली बात भी है, इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, और ये, है ना। अब देखो यहाँ से रेट तुम्हें पता है क्या आ रहा था, 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक। और इसको हमें मॉड में ही लिखना होता है, मतलब साइन आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। साथ साथ डेल्टा H2 अपॉन में आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो क्या ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 नहीं है, ऐसी तो लिखते थे, स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसको इधर ले आओ, है ना, और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनको एक तरफ सॉल्व कर दो। तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये मॉड लगा है, मॉड का मतलब आपका मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसको उसके साइन से मतलब नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है। 6 मोल पर लीटर H2 की कंसंट्रेशन कम होगी हर मिनट में, डिसअपियर होगा मतलब, ठीक। ऐसी अपीयरेंस के लिए आप क्या करोगे, इसको पिक कर लोगे, इसको नोट कर लो। देखो अपीयरेंस के लिए क्या करोगे, इसको, और किसका अपीयरेंस पूछ रहा है, NH3 का, तो आप NH3 वाले को पिक कर लोगे। देखो
रेट तो पता ही है आपको क्या है। अब आपका रेट किसके बराबर इक्वेट कर लो, इसके बराबर, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 मिल जाएगा। देखो रेट यहाँ पे क्या है, रेट आपके पास आया था 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, यहाँ पे 1/2, और हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए क्या करोगे, ऐसी तो निकालते थे, किस चीज का अपीयरेंस का रेट निकालना है, बस उसकी कंसंट्रेशन का चेंज, इतना पार्ट यहीं छोड़ना, उसको उधर ले जाना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आ जाएगा। ये तो प्लस ही है, तो मैग्नीट्यूड का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो चेंज हो जाता, तो क्या आ जाएगा 4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, यानी कि हर एक मिनट में 4 मोल हाइड्रोजन NH3 गैस आपको बढ़ती हुई दिखेगी रिएक्शन मिक्सचर में। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करना आ गया सारे फैक्टर्स से, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको करा दिया, अब इसको रब करता हूँ, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, है ना, ये क्वेश्चन कर लिया था। अब आती है बात इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट भी कुछ नहीं है तो एवरेज, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ही, रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन है, बस इंस्टेंट का मतलब है, बोलते हैं ना फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना। तो स्मॉल चेंज होता है यहाँ पे, आपको बड़ा वाला ट्राइंगल डेल्टा नहीं बनाओगे, आप स्मॉल डेरिवेटिव वाला डी बनाओगे बस यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो अगर मैं इसके लिए रेट लिखूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखो इसके लिए फॉर्मूले वॉर्मूले सब वही रहेंगे, बस यहाँ पे अब आपका जो कंसंट्रेशन के लिए यूज होगा वो ये हो जाएगा कि स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि अब स्मॉल चेंज के लिए हम डी यूज करते हैं, बाकी टाइम में चेंज जो आएगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे न्यूमेरिकल वैल्यू देखना तो पॉसिबल नहीं है, आप एक 5 मिनट के लिए रेगुलर उसको देख लो, फिर उसका ट्रेंड फॉलो करो, है ना। ग्राफ में हम यही तो करते हैं, 2-3 वैल्यू ले लेते हैं, फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो ग्राफिकली थोड़ा इजी होता है, तो ग्राफिकली देखते हैं। देखो ग्राफिकली कैसे समझाऊंगा मैं, देखो ये कोई रिएक्शन है ए से बी, मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ ये ग्राफ कैसे शुरू होगा, या तुम्हारी रिएक्शन इनिशियली कैसे शुरू होगी। इनिशियली कोई भी रिएक्शन है तो उसमें पहले क्या रहा होगा, उसमें पहले रिएक्टेंट रहा होगा, तो और कुछ ना कुछ अमाउंट रहा होगा, उसका जीरो थोड़ी होगा, यानी कि कुछ अमाउंट रहा होगा। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, खत्म, तो वो ग्राफ तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यही में अगर ग्राफ पूछता किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब कैसा ग्राफ बनाते, देखो बी क्या है, प्रोडक्ट, इनिशियली प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, जब रिएक्शन शुरू करोगे धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए मैंने इस ग्राफ को 0 से शुरू करा, इसको आगे से शुरू करा, क्योंकि ए रिएक्टेंट था और बी क्या था, प्रोडक्ट था। अब यहीं पे अगर तुम्हें रेट निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे रेट, देखो कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लो, ठीक है, मैंने ये पॉइंट पिक करा और ये पॉइंट पिक करा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ कंसंट्रेशन होगी, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ कंसंट्रेशन होगी। ये एक्स एक्सिस होती है तो मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको x2, और ये y एक्सिस है तो इस वाले पॉइंट को y2, है ना, और इसको y1। तो यहाँ से अब क्या है, तुम्हें रेट बताना है, मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए, तो इतने टाइम पीरियड के लिए तुम्हें कंसंट्रेशन का चेंज देखना होगा। तो कैसे देखोगे, देखो कंसंट्रेशन का चेंज क्या होता है, ऐसी तो लिखते हैं कंसंट्रेशन का चेंज, तो कंसंट्रेशन का चेंज क्या होगा, बाद वाली माइनस पहले वाली, और अपॉन में टाइम का चेंज, तो बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम। तो बताओ ये रेट का एक्सप्रेशन आया कि नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यही तो होता है रेट। तो देखो ग्राफ से हमने क्या करा, इजीली कैलकुलेट कर लिया, फिर से समझ लो। देखो हम बोल रहे हैं कि हमें x1 टाइम से लेके x2 टाइम के बीच जो रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा वो बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया,
पहले y1 थी x1 टाइम पे, x2 टाइम पे क्या हो गई, y2 हो गई। अब चेंज कैसे करते हो, बाद वाला माइनस पहले वाला, और बाद वाला माइनस पहले वाला कर लिया, रेट आ गया। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो ग्राफ से निकालना इजी होता है। चलो इस पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे सामने, फिर तुम्हें समझ आएगा, ठीक। इसको नोट कर लो, कुछ करना है। स्लाइड है क्या आगे, नहीं है, चलो देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम बाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि फिर से वही रिएक्शन है यार, कॉमन, क्या कोई और रिएक्शन याद ही नहीं है मुझे, ठीक। तो याद है, ऐसा नहीं है याद, कॉमन एग्जांपल ले रखा है, वैल्यू बदल दे रहा हूं। देखो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, फॉर दिस रिएक्शन, जैसे वहां निकाला था वैसे ही निकालेंगे, बस ग्राफ की हेल्प से। तो इस रिएक्शन के लिए आपको पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे आप, देन उसके बाद कैलकुलेट करोगे आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। अब ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, अभी कैसे कर दोगे भाई, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में कोई डाटा थोड़ी गिवन है, ग्राफ गिवन है, तो ग्राफ की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ, ठीक। ये टाइम चल रहा है इधर, ठीक है, सेकंड में ले लेते हैं, इन सेकंड। और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है कंसंट्रेशन, कैसे, मोल पर लीटर में, ठीक। तो वैल्यूज बता दूं, देखो वैल्यूज क्या है हमारे पास, वैल्यू यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 6, मतलब ग्राफ में ऐसे होगा नहीं आसपास, लेकिन हमने सॉल्व करने के लिए ले लिया। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, देखो बताऊं, मैं बताऊं तुम बताओगे, देखो पहले पॉज करके खुद ट्राई करो, खुद से जब सॉल्व होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक। हमसे क्या बोला है, यही हैबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, वही चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देख लो कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से करना है इस बार, कोई बात नहीं सर कर देंगे। देखो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, ROR भी लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, बार बार वही लिखना जरूरी नहीं। तो हम इसको कैसे लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है, ये कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, ये H2 की है शायद, ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये H2 की है ना, कंसंट्रेशन भी तो पता होनी चाहिए किसकी है, ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये H2 की है। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जब H2 का लिखने आओगे तो क्या होगा, आपके पास स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको डिवाइड करना, ठीक। प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं, इसी से काम चला लेते हैं। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन और इतना वाला पार्ट यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। तो मुझे बताओ क्या चेंज आ रहा है H2 की कंसंट्रेशन में, 2 सेकंड पे 6 मोल पर लीटर था, 4 सेकंड पे 10 मोल पर लीटर था, तो क्या हो गया चेंज, देखो बाद में कितना है 10, पहले कितना था 6, कितनी देर में हुआ ये सब कहानी, जब टाइम हुआ 4 सेकंड, पहले था 2 सेकंड। ऊपर वाली चीज क्या है कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर, और नीचे वाली चीज क्या है टाइम इन सेकंड, तो सेकंड। जब इसे तुम आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आएगा आपका, हाँ उल्टा हो गया, देखो 4 सेकंड पे 6 मोल पर लीटर है, 2 पे 10, रिएक्टेंट है तो कम ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सर ऑब्वियस सी क्या बात है, गलत पढ़ा रहे हो, गलत क्या यार, गलती हो जाती है, इंसान है, इंसान नहीं है पागल इंसान है। देखो क्या हो रहा है, 2 सेकंड पे कितनी है 10, 4 सेकंड पे कितनी है 6, यानी कि 4 वाला टाइम बाद का टाइम है ना, तो बाद वाली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 6, और पहले वाली क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -4 अपॉन में 2, और ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में चला जाएगा,
और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और सॉल्व करोगे तो ये 0.666 आएगा, इसको 67 कर लेना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ्स की हेल्प से कैलकुलेट करना आया? कुछ नहीं, वहां डायरेक्ट वैल्यू दे देते थे, यहाँ हमने ग्राफ की हेल्प से वैल्यू इंटरप्रेट करी। तो ये बात ध्यान रखना। अब हमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो हम ये भी बता देंगे, पहले इतना नोट कर लो आप, ठीक है? इतना नोट कर लो और फिर मुझे बताओ क्या हाल चाल है। चलो देखो आगे कैसे करेंगे, इसको रब कर देता हूं। ये रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना क्या आया, 2/3 आया, ठीक है? चलो देखो, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो वो कैसे लिखते हैं? देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा किसका, ऑफ N2, वो किसके बराबर होगा? देखो, वो बराबर होगा आपके सामने N2 की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है सिंपली। वैसे तो यहाँ पे कोई स्टैइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, होता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। अब इस चीज की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो? इन दोनों को यूज करके। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है क्या आ रहा था, 0.66 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है ना? तो आंसर आपका यही हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कुछ और इसको इसका पूछा होता तो 3 उधर चला जाता, फिर हो जाता। तो मुझे बताओ आज की क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट करना आया? तो ये बेसिक था रेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रिएक्शन का रेट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तब तक अच्छे से इसको पढ़ो, रिवाइज करो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।